Hey guys, welcome to my YouTube channel. In this video, हम स्टैटिस्टिक्स के प्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा के बारे में बात करेंगे। पहली वीडियो में मैंने कलेक्शन की बेस पर बात की थी कि हम किस तरह से डाटा को कलेक्ट करते हैं, और आज मैं बात करूंगी कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको हमने प्रेजेंट किस तरह से करना है। ठीक है, सो स्टैटिस्टिकल डाटा को प्रेजेंट करने के दो वेज होते हैं हमारे पास। या तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के जरिए करते हैं या तो हम उसका ग्राफ बनाते हैं। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमारे पास कुछ फॉर्मूला आते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जबकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास ग्राफ्स आ जाते हैं। सही है। सो आगे आगे जब मैं डिस्कस करूंगी आपको इसका अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। तो लेट्स डिस्कस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट। सो गाइस, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इज अ टेबल और ग्राफ दैट शो हाउ ऑफन each value or of a range value occur in our data set. ठीक है, cumulative frequency is the running total of frequencies up to class given by। अच्छा, अब हम क्लास का यहाँ वर्ड यूज हुआ है, क्लास क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 0 से लेकर 50 तक जितने भी पर्सन की एज है वो मुझे बताओ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले 0 से 10 तक जितने भी लोग हैं उनकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। फिर 10 से 20 तक जितने भी लोग हैं उनकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। ठीक है, फिर 20 से आगे सो ऑन लिखते जाएंगे। ठीक है, मतलब 0 से लेके 10 तक जितने भी लोग आ रहे हैं एज में वो 2 हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से डाटा को डिवाइड करेंगे, पहले क्लासेस में, एक स्पेसिफिक स्मॉल रेंज में, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट फर्दर उसके टेबल्स बनाएंगे। ठीक है, सो अभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्लासेस वगैरह यूज करते हैं, क्लासेस की बेस पे हम उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 1 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 2 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 3 अप टू सो ऑन, जितनी भी हमारे पास क्लासेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज को हम एड अप कर देते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में सॉल्व करके देख लेंगे किस तरह से करते हैं। So let's move toward relative frequency. Relative frequency is the proportion of total number of data values of the fall within a class and calculated as। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 है, ठीक है, और उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी 20 है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन दोनों को डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी उसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास की अच्छे से समझ आ जाएगी। सो गाइस, यहाँ पर मैंने एक टेबल लिया है जिसमें हमारे पास इस क्लास में हमारे पास एज है सारी। ठीक है, 0 से 70 और अप टू 70 हमारे पास जो है वो पर्सन की एज है। ठीक है, एक तरफ मैंने उनकी फ्रीक्वेंसी ली है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरह से आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल वहां गिवन होगा या आपने खुद लिखना होगा जस्ट बाय काउंटिंग द फिगर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि 23 फ्रीक्वेंसी का सम लिख दिया आपने यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से आई है वो आपने गौर से देखना है। 1 एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 1 और 3 का सम इज 4, तो 4 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर 4 और 5 का सम इज 9, 9 एंड 7 का सम इज 16, 16 एंड 14 का सम इज 20, 20 and 2 का सम इज 22 and 22 and 1 सम इज 23। ठीक है, ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये बता रही है कि लेस देन एज, लेस देन एज में अभी अगर आपको बात नहीं भी समझ रही तो इट्स ओके, इट्स फाइन। यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू कैलकुलेट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग, आर एफ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो मेरे पास यहाँ पर टोटल आया था, ठीक है, यहाँ पर लिखा टोटल, और जो मेरे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, क्योंकि हमने इसके फॉर्मूले में ये पढ़ा था कि जो हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है डिवाइडेड बाय सम कर देते हैं उसको। तो मैंने यहाँ पर ये किया कि उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ली और डिवाइड बाय उसको सम कर दिया। सही है। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि इसका आपने फर्दर ग्राफ्स बनाने हैं और बार बनाने हैं तो इसको आप जरूरी है कि इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर लें।
ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना इज सो मच इजी। ठीक है, जिस तरह आपने यहाँ पे 1/3 लिखा है, उसी तरह आपने मल्टीप्लाई बाय 100 लिख देना है। इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी परसेंटेज आ जाएगी 4.34%। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसी टेबल का आपने अगर नेक्स्ट पाई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट के लिए जरूरी है कि आपको परसेंटेजेस पता हो। तो आपकी आसानी के लिए होगा कि आप एक दफा ही सारी परसेंटेज कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकालो और उसके बाद ग्राफ्स बना दो, वरना अगर नहीं जरूरत तो इट्स फाइन। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप जब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वट एवर द फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज में आ जाएगी, तो आप उससे इजीली ग्राफ जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स मूव टुवर्ड्स द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ आवर डाटा। ठीक है, ग्राफिकली हमारे पास तीन टाइप्स के चार्ट होते हैं। एक होता है बार चार्ट, एक होता है पाई चार्ट और एक होता है हिस्टोग्राम। ठीक है, जो हमारे पास ये बार चार्ट है, बार चार्ट की भी आगे से तीन कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, एक है सिंपल, दूसरा है मल्टीपल और तीसरा है कंपोनेंट। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, आज हम वो पता लगाएंगे। ठीक है, और पाई चार्ट थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इज द बार चार्ट ऑफ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, मतलब सिंपल बार चार्ट। ये हमारे पास पाई चार्ट है। इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस। याद रखना है, परसेंटेज में हम हमेशा पाई चार्ट को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हेयर इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों यूज करते हैं, इसकी डेप्थ मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। हिस्टोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि ये हमें एक डाटा का फ्लो बताता है। ठीक है, सो मैं आपको एक वीडियो में बहुत डिटेल से इसका बताऊंगी। फिलहाल बस हम इस तरह से इसको डाटा को प्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास डाटा नॉर्मल है या नहीं, नॉर्मेलिटी शो करता है ये डाटा की। ठीक है, फिलहाल हम बार चार्ट और पाई चार्ट को स्टडी करते हैं। सो गाइस, इन मल्टीपल बाई चार्ट आई टुक द क्वालिटेटिव डाटा ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये मेरे पास सेक्शन है, सेक्शन ए बी और सी। मैंने मेजर करना है कि सेक्शन ए में मेल और फीमेल, सेक्शन बी में और सेक्शन सी में मेल और फीमेल कितने हैं। ठीक है, सेक्शन ए में 30 ऑफ 10, 35 ऑफ 12 एंड 15 ऑफ 15। ठीक है, इसका मल्टीपल बार चार्ट किस तरह से बनेगा वो देखते हैं। मल्टीपल बार चार्ट सेक्शन ए मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, और आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो मल्टीपल बार चार्ट है हमारे पास हमेशा दो वेरिएबल्स में बनता है। अगर आपके पास तीन वेरिएबल्स आ गए तो आप मल्टीपल बार चार्ट अलग अलग बनाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास सिर्फ मेल और फीमेल का डाटा था। ठीक है, मेरे पास सिर्फ दो वेरिएबल्स थे। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ए बी सी और डी पर्सन है, तीन पर्सन, चार पर्सन है, चार पर्सन का डाटा मुझे बताओ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, पहले ए बी करूंगी, बी सी करूंगी, सी डी करूंगी, डी ए करूंगी। ठीक है, तो मेरे पास टोटल चार मल्टी बार ग्राफ बनेंगे। ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं कि मल्टी बार ग्राफ हमारे पास कितने वेरिएबल में, तो मैक्सिमम लिमिट इसकी दो ही होती है। हमें हमेशा दो में यूज करते हैं, मल्टीपल भी और कंपोनेंट भी। सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर चार्ट। अब चार्ट इतना मैंने एफिशिएंट नहीं बनाया है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट हो क्या रहा है। ठीक है, तो मेरे पास जो सेक्शन ए में मेल थे वो थे 30 और फीमेल थी 15। ठीक है, आप यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो कि जो ग्रीन में लिखा हुआ है वो मेल है और जो येलो में लिखा हुआ है वो फीमेल है। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। साथ साथ हमारे पास दो वेरिएबल्स बनेंगे, यहाँ पे कोई तीसरा वेरिएबल ऐड नहीं हो सकता। सपोज यहाँ पे कोई तीसरा वेरिएबल ऐड नहीं हो सकता, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने हमेशा वेरिएबल्स दो के दरमियान ही बनाने हैं। अब कंपोनेंट चार्ट में हमने क्या करना होता है कि कंपोनेंट चार्ट में हमने सबसे पहले ये पता लगाना होता है कि जो हमारे पास डाटा है वो ग्रैंड टोटल है या नहीं है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन। अभी मैंने जो पिछले एग्जांपल में
मैंने जो मेल और फीमेल का सेक्शन ए बी और सी में से मेजर किया, ठीक है। अब सेक्शन ए में मेरे पास क्या हो रहा था कि 30 मेल थे और फीमेल मेरे पास 10 थी, ठीक है। तो मतलब मेरा इसका ग्रैंड टोटल क्या निकल गया, 40, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे सेक्शन ए में मेरे पास 30 मेल आए, ठीक है। 30 तक मैंने यहाँ पे ये मेल कैटेगरी बन गई। फिर ऊपर मैंने उसका 10 और ऐड कर दिया जो कि फीमेल का था, क्योंकि हमने उसके ऊपर ऐड करनी होती है। एक बार यहाँ पे मेल वाला खत्म हुआ फिर उसके ऊपर फीमेल वाला बार स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से ऊपर हमने बार्स को बनाना होता है, कंसेक्टिव नहीं बनाना होता, ठीक है। इसीलिए हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे पास ग्रैंड टोटल होगा तो ही हम कंपोनेंट बार चार्ट बना सकते हैं। मेल का था 35 सेक्शन बी में और 15 थी फीमेल, ठीक है। मैंने उसके ऊपर ही 15 का और स्केल ऐड किया इतना, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने वहां पे फीमेल का चार्ट बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम चीजों को लेके चलते हैं। ऊपर ऊपर भी हम बना सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आपके पास डाटा कंप्लीट होना चाहिए। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स पाई चार्ट। तो पाई चार्ट इज सिंपल इजी पीजी सा हमारे पास होता है पाई चार्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहीं पे ही कहती हूँ कि हमारे पास एक क्लास में जो मेल है वो है 20 और फीमेल है मेरे पास 10, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, टोटल में से टोटल निकाला इसका 30, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाई 30 एंड 20 डिवाइडेड बाई 10, जो भी मेरे पास वैल्यू निकली उसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। तो उसके मुताबिक मैंने यहाँ ग्राफ्स वगैरह बना दिए हैं। आप इसको शेड भी कर सकते हो या आपकी चॉइस है, आप ऐसे ही लिख दो, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी है, पाई चार्ट में हमारे पास परसेंटेज जरूरी होती है, बार चार्ट में हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू और फ्रीक्वेंसी जरूरी होती है। बार चार्ट बनाने के लिए हम उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, फिर उसमें से वैल्यूज जो होंगे उसका स्केल बनाएंगे, उस स्केल के ऊपर हम बार्स बनाएंगे, ठीक है। आई होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई है, क्योंकि मैंने बहुत विजुअली बहुत इजी करके आपको बताया है।